Hello friends, welcome to Pure NCRT classes. Today we will do chapter 1 of class 9 science, which is matter in our surroundings, which we are going to complete by using NCRT book. Let's see further. As we look at surroundings, we see a large variety of things which with different shapes, size and textures. जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि अलग अलग शेप की हैं, अलग अलग साइज़ की हैं और अलग अलग उनका टेक्सचर भी है. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल्स विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. जो भी कुछ हमें अपने आसपास दिखता है, जो भी चीज़ें इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, वो किसी न किसी मैटर से बनी हुई हैं. जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो भी चीज़ें आपको आसपास दिखती हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग में, सभी चीज़ें कोई मैटर से बनी हुई है. इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पर्टिकुलर पार्टिकल ऑफ सैंड, जो एक मान लीजिए कि अगर एक पानी की बूंद भी है या फिर कोई सैंड का पार्टिकल है, छोटे से छोटा पार्टिकल है, वो भी किसी न किसी मैटर से, सभी जो चीज़ें हैं वो मैटर से बनी हुई है. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. और जितने भी ऊपर हमने मेंशन चीज़ों को डिस्कस किया, वो सभी का क्या है, उन सभी में कुछ ना कुछ उनका मास है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी उनमें क्या है, वॉल्यूम है. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने समय से ही जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम मानव जाति है, वो क्या कर रही है, अपने सराउंडिंग्स की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है. अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासीफाई मैटर इनटू फॉर्म ऑफ 5 एलिमेंट्स. जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो हम कहते भी हैं, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, या फिर आपने अपने बड़े बुजुर्ग से भी सुना होगा कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है. दैट इज़ 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है. उसे हम कहते हैं पंच तत्व, जिसमें कि जो इंक्लूड करता है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. इस उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एवरीथिंग, जैसे कि मान लीजिए कोई लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वो सभी जो है इन 5 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, यानी इन 5 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ. तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी जो है 5 तत्वों से बनी हुई है, ऐसा माना जाता है. एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. और इसी तरह से जो ग्रीक के फिलोसफर थे, वो भी इसी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के ऊपर, मतलब उन्होंने भी इसी तरह से क्लासिफाई किया मैटर को. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर. और लेकिन आज के समय में जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, वो कैसे डिफाइन करते हैं मैटर को, कि बेस्ड ऑन क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है और उनका केमिकल नेचर कैसा है. तो किसी भी मैटर को क्लासिफाई करने के लिए इन 2 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है. In this chapter, we shall learn about matter based on the physical property. Chemical aspect of the matter will be taken up in the subsequent chapters. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं. तो कम टू द टॉपिक 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो जितने भी हमारे आसपास जो मैटर होते हैं, हम चैप्टर के स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं कि ये लाइन मेंशन की गई है कि जो जितना भी मैटर हमारे आसपास है, वो किसी न किसी पार्टिकल से बना हुआ है. फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. तो यहाँ पे मैटर के नेचर को समझने के लिए 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी दो यहाँ पे मान्यताएं चली आ रही हैं. One school believed that to be continued like a block of wood, where the other thought that matter was made up of particles of like sand. यानी कुछ का मानना था कि जो मैटर है वो क्या है, टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक, जैसे कि कोई लकड़ी का ब्लॉक होता है उसकी तरह होता है. लेकिन कुछ का मानना था कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स, जैसे कि सैंड के पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना हुआ है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. अब कि ये पार्टिकल है या फिर कोई कॉन्टिन्यूस फॉर्म है. ठीक है, पार्टिकुलेट से बना हुआ है या फिर किसी कंटिन्यूस फॉर्म से बना हुआ है. ठीक है, तो आगे देखते हैं.
टेक 100 ml बीकर, कोई एक 100 ml का बीकर ले लीजिए, उसे हमें फिल करना है पानी और मार्क द लेवल ऑफ द वाटर, उसमें मार्क कर लीजिए कि आपने कितना पानी लिया है। डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अब इसमें थोड़ा शुगर और सॉल्ट को डिज़ोल्व करिए ग्लास रॉड की हेल्प से। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल। उसके बाद देखिए कि वाटर के लेवल में कुछ चेंज आया जब आपने उसमें चीनी घोला या फिर नमक उसमें डिज़ोल्व किया, तो उसके वाटर का लेवल इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, इसको देखना है। वॉट डू यू थिंक दैट हैपन टू द सॉल्ट। तो आपने क्या सोचा कि वो सॉल्ट कहाँ गया या फिर शुगर क्या हुआ जो हमने पानी में ऐड किया था। वेयर डज इट डिसअपेयर, कहाँ घुल गया वो। डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंज, और वहाँ पे देखिए कि वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. और in order to use the आंसर दिस क्वेश्चन, इस तरह का जो ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर देने के लिए हमें ये समझना होगा कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है, ये इसे हमें सपोजिशन लेके चलना होगा। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। तो जो भी हमने नमक लिया है या फिर शुगर लिया है, तो जो भी हमने स्पून में लिया है वो क्या हुआ है, अब पूरी तरह से पानी में घुल चुका है, पानी में स्प्रेड हो चुका है। When we dissolve salt in water, the particles of the salt get into the space between the particles of the water. तो जब हमने शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व किया पानी के अंदर, तो वो जो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस था, वहाँ पे सॉल्ट या शुगर जो है उन स्पेस में जाके फिल हो गया है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। ये जो मैटर है वो कितने छोटे होते हैं, ठीक है, इनका साइज मतलब कितना छोटा हो सकता है। उसके लिए हम देखते हैं कि टेक 2 or 3 क्रिस्टल ऑफ द पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ द वाटर। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 2 से 3 क्रिस्टल जो है लेना है पोटेशियम पर मैग्नेट का, और उसको डिजॉल्व कर देना है 100 ml ऑफ वाटर में। Take out approximately 10 ml of the solution and put it into 90 ml of the clear water. अब इस सोल्यूशन में से जो पोटेशियम पर मैग्नेट और वाटर का जो सोल्यूशन है उसे हमें उसका 10 ml क्वांटिटी में लेना है और उसे डाल देना है 90 ml ऑफ वाटर, क्लियर वाटर के साथ ऐड कर देना है। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90। फिर इसमें से फिर जो हमने 90 प्लस 10 ml का जो सोल्यूशन क्रिएट किया है, बनाया है, उसमें से फिर से हमें 10 ml लेना है और फिर उसे दूसरे 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में ऐड कर देना है। कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। तो इस तरह से हमें इस सोल्यूशन को जो है डाइल्यूट करते जाना है 5 से लेके 8 बार तक, ठीक है। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड। अब देखिएगा कि जो हमने स्टार्टिंग में जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन था पोटेशियम पर मैग्नेट का, जो फर्स्ट सोल्यूशन में जो हमने ऐड किया था वो वहाँ पे ज़्यादा था, धीरे धीरे उसका जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ वो कम होते गया, ठीक है। तो पानी का जो कलर है वो क्या होगा, वो थोड़ा लाइट होते जाएगा। एस्टिमेट हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर with every dilution, the color becomes light and it is still visible। तो क्या होगा, कलर लाइट होता जाएगा लेकिन थोड़ा वो विजिबल रहेगा। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर अबाउट 1000 लीटर। यानी एक छोटी सी क्वांटिटी अगर हम लेते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट का, तो वो पानी के बड़े बड़े वॉल्यूम को भी उसमें भी अपना कलर शो कर सकता है। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal। यानी हमें इससे क्या पता चलता है कि एक क्रिस्टल में क्या होता है, 1000 मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है उसमें, मिलियंस है वो, मिलियंस ऑफ टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल जो है, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जो है एक छोटे से क्रिस्टल में प्रेजेंट है of potassium permanganate which keep on dividing themselves in smaller and smaller particles। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को और छोटा छोटा करते जा रहे हैं, ठीक है।
The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. तो आप ये एक्सपेरिमेंट, अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट अवेलेबल नहीं है तो आप इसको डिटॉल के साथ भी करके देख सकते हैं. द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन. और जितना भी उसे डाइल्यूट करते जाएं डेटॉल को, तभी भी आपको वहाँ पे स्मेल आपको महसूस होगी. ठीक है. तो द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. जो पार्टिकल होता है मैटर का, वो बहुत छोटा हो सकता है. इतना छोटा हो सकता है जहाँ तक कि हमारी इमेजिनेशन भी, या फिर हम उसके बारे में इमेजिन नहीं कर पाएँ. वो टॉपिक 1.2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर. अब उसकी विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं मैटर के पार्टिकल्स की. तो पहला देख लेते हैं. पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो भी पार्टिकल्स होता है मैटर का, उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. इन एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में हमने देखा कि पार्टिकल जो शुगर का, सॉल्ट का, डेटॉल का या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का था, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए वाटर में. सिमिलरली जब हम चाय बनाते हैं या फिर कॉफ़ी बनाते हैं या फिर लेमनेड बनाते हैं, तो पार्टिकल जो है एक तरह का जो एक मैटर का जो एक तरह का पार्टिकल है, वो गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द अदर मैटर. जो भी दूसरा जो मैटर है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर लेमनेड बना रहे हैं तो नींबू, शुगर एंड वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो स्पेस होता है, एक दूसरे के बीच का जो स्पेस, जैसे वाटर के बीच का स्पेस जो है, ये लोग शुगर के पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं. तो दिस शो दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल. इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है. ठीक है. आगे देख लेते हैं. पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. जो पार्टिकल है वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं और वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. तो एक्टिविटी 1.3, पुट एन अनलिट इसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास. अब ये क्या करना है कि एक अगरबत्ती जो है आपको क्लास के कॉर्नर में कहीं लगा देना. हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट टू एज टू गेट इट्स स्मेल. नाउ मतलब पहले तो बिना जलाए आपको रखना है, फिर उसके बाद क्या करना, आपको उसको लाइट कर देना. उसके बाद देखिए कि जो उसकी स्मेल है वो क्या दूर दूर तक फैल जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ, वो जो उसमें से जो धुआं निकल रहा है, जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक. तो ये शो करता है कि जो पार्टिकल है वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, वो मूव करता है. टेक 2 ग्लासेस और बीकर फिल्ड विथ वाटर. 2 बीकर लेना है या फिर 2 ग्लास लीजिए जिसमें कि पानी भरा हो. पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर. तो पहले में आपको क्या ब्लू या रेड इंक डालना है धीरे धीरे एक साइड में, और दूसरे में आपको क्या डालना है, हनी डालना है. लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और कॉर्नर ऑफ द क्लास. या फिर आप अगर क्लास में कर रहे हैं एक्टिविटी, तो आपको क्लास में रखना है, एक साइड बिना डिस्टर्ब किए उसको रख दीजिए. और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमिडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप. जैसे ही आपने इंक का ड्रॉप डाला पानी में, तो वो क्या होगा, वो बहुत जल्दी पूरी पानी को कलर्ड कर देगा. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमिडिएटली आफ्टर एडिंग द ड्रॉप ऑफ हनी. लेकिन जब हम हनी डालेंगे उसमें, तो क्या होगा, इतनी जल्दी वो स्प्रेड नहीं होगा. हाउ मैनी आवर्स और डे डज इट टेक टू कलर द इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर. तो पानी में देखिए, जब आप इंक डालेंगे तो आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है कि वो कितनी देर में स्प्रेड हो रहा है पूरे पानी में. अब नेक्स्ट देख लीजिए एक्टिविटी 1.5. ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इन अ ग्लास और ऑफ हॉट वाटर, अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. 2 तरह का पानी लेना है, एक में ठंडा और एक में आपको एक में हॉट वाटर लेना एंड दूसरे में आपको कोल्ड वाटर लेना. उसके बाद कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लेना आपको. ठीक है. और दोनों में ऐड कर देना. लेकिन आपको क्या, स्टिर नहीं करना है सोल्यूशन को, और इस क्रिस्टल को सेटल होने देना है बॉटम में, बीकर के बॉटम में या फिर ग्लास के बॉटम में. डू यू ऑब्जर्व जस्ट टाइप ऑफ द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास. आप देखेंगे कि क्या
वो जाके नीचे बैठ गया। आपको उससे ग्लास के सरफेस के ऊपर क्या दिखेगा, बेस में आपको वहाँ पे क्रिस्टल देख सकते हैं। व्हाट हैपन एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास होगा, तब जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, समय बीतेगा, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डज द सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड, डज द रेट ऑफ द मिक्सिंग चेंज द टेम्परेचर, ऑन वाई और हाउ। From the above activities 1, 1.3, 1.4 and 1.5 we can conclude the flowing। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हम इन तीनों एक्टिविटीज से हमने क्या कंक्लूड किया है। तो पहला तो ये कंक्लूजन है कि पार्टिकल जो है मैटर का वो कंटिन्यूसली मूव करता है, दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। यानी पार्टिकल्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो एनर्जी उसके मोशन के कारण होता है। किसी भी पार्टिकल में कोई एनर्जी जो उसके मोशन पे डिपेंड करता है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे ही टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए एक गर्म पानी लीजिए और एक बीकर में आप ठंडा पानी लीजिए और शुगर को मिक्स करने का कोशिश करिए, तो जो हॉट वाटर है उसमें आपका जो शुगर है वो जल्दी डिजॉल्व होगा एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर। ठीक है, सो we can say that with the increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases। तो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है पार्टिकल्स का वो भी बढ़ जाता है। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स होता है मैटर का वो एक दूसरे के साथ आसानी से इंटरमिक्स हो जाते हैं। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। और वो एक दूसरे वो कैसे मिक्स होते हैं, एक दूसरे के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल कर देते हैं। तो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ द मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूज़न। और इसी को जिसमें कि एक सब्सटेंस का पार्टिकल जो है दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स जो हो जाता है उसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। और जैसे हम हीट करते हैं, हीटिंग का प्रोसेस होता है, हीटिंग के प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो डिफ्यूज़न होता है वो फास्टर होता है। और व्हाट डज इट दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, आगे देखते हैं। 1.23 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल होता है मैटर का वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.6 प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। यानी इस तरह से आपको ह्यूमन चेन बनाना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक चेन टाइप में बना लेनी है अपने दोस्तों के साथ। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर from the back and lock arms like ईडू मिशमी डांसर। ठीक है, तो एक दूसरे का हाथ इस तरह से बैक से पीछे से पकड़ना है ताकि वो लॉकिंग जो हो स्ट्रांग हो। ठीक है, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स इन टू फॉर्म ह्यूमन चेन। अब दूसरे में एक तो बैक से पकड़ के चेन बनानी है और दूसरा चेन जो है आपको कैसे बनाना है, दूसरा जो चेन है आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ के बनाना है, फिंगर। थर्ड ग्रुप जो होगा वो चेन कैसा बनाएगा, एक दूसरे का जो सिर्फ फिंगर टच करके एक चेन क्रिएट करेंगे। नाउ द फोर्थ ग्रुप स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द। अब जो चौथा ग्रुप होगा उसमें क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे वो इनके बीच जो चेन है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। विच ग्रुप वॉज ईजिएस्ट टू ब्रेक एंड वाई। अब आप इस तरह का जब एक्टिविटी करेंगे तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन से ग्रुप के जो चेन है वो आप आसानी से ब्रेक हो सकता है। इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ द मैटर, अगर हम यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को क्या कंसीडर कर रहे हैं, पार्टिकल ऑफ द मैटर कंसीडर कर रहे हैं। देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। और यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से ग्रुप में जो है पार्टिकल्स का जो के बीच में जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, हेल्प ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, एक दूसरे को उन्होंने कस के पकड़ा हुआ है। तो जो फर्स्ट ग्रुप है वो उनको ब्रेक करना, उनकी चेन को ब्रेक करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। और लेकिन जो लास्ट थर्ड ग्रुप हमने जो लिया था उनके चेन को ब्रेक करना ईजी होगा। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। ये तीनों चीज़, आयरन नेल लेना है, पीस ऑफ चॉक लेना है और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग और कटिंग एंड स्ट्रेचिंग।
तीनों को ब्रेक करने की कोशिश करना, हैमर से कट करके या फिर स्ट्रेच करके। इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। तो इनमें आप देखेंगे कि कौन सा जो पार्टिकल्स है वो ग्रेटर फोर्स से एक दूसरे के पार्टिकल्स जो हैं जुड़े हुए हैं। टेक एक्टिविटी 1.8, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। कुछ थोड़ा पानी ले लीजिए कंटेनर में। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर विद योर हैंड फिंगर। कभी आपने ये किया भी होगा, ठीक है, कि पानी को कट करने की कोशिश करिए फिंगर से। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ द वाटर एंड वॉट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ द वाटर रिमेनिंग टुगेदर। ये जो एक्टिविटी ऊपर जो हमने 1.6, 1.7, 1.8 सजेस्ट क्या कर रहे हैं ये लोग, कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जिससे कि मैटर बना हुआ है, उनके बीच में फोर्स होता है। कोई फोर्स है जो उनके बीच में एक्ट कर रहा है। ये फोर्स उनको एक साथ रखता है। क्या करता है? एक साथ ज्वाइंट करके रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर काइंड ऑफ मैटर। और ये जो फोर्स है अलग अलग मैटर में अलग अलग तरह का होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, अलग हो वेरीज कर सकता है। किसी के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स हो सकता है, किसी मैटर के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में वीक फोर्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ट्राई करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं 1.3, स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। आप अपने चारों तरफ देखिए कि किस किस तरह का मैटर है। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट। मैटर के क्या क्या फॉर्म्स, स्टेट्स हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड आउट एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट। हमें पता है, हमने छोटी क्लासेस पे भी पढ़ के आ रहे हैं कि जो मैटर है वो तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होता है वो अराइज करता है, कैसे अराइज करता है? जो पार्टिकल्स, जिस पार्टिकल से वो मैटर जो बना हुआ है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के वेरिएशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल्स। अब हम इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटेल में पढ़ेंगे। द सॉलिड स्टेट, पहला हमारा क्या 1.31, द सॉलिड स्टेट। कलेक्ट द फ्लोइंग पार्टिकल्स। कुछ आपको आर्टिकल्स कलेक्ट करना, जैसे कि पेन, बुक, नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, ठीक है। स्केच द शेप ऑफ एबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक। इन सब का ड्रॉ कर लीजिए आप नोटबुक में बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम, यानी उसके शेप को ड्रॉ कर लीजिए। डू ऑल दीज हैव द डेफिनेट शेप। क्या इन तीनों जो भी आपने ऊपर आर्टिकल लिए हैं सबका शेप डेफिनेट है? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, उनकी एक फिक्स शेप हो, बाउंड्रीज हो और फिक्स वॉल्यूम हो। व्हाट हैपन इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। या तो अगर आप उसके ऊपर हैमर मारेंगे या फिर उसको खींच के देखेंगे या फिर उसको नीचे गिरा के देखेंगे तो क्या होगा? आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन ईच अदर। क्या इन सबको जब एक साथ रख देंगे तो क्या वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, मिल जाएंगे एक दूसरे में? तो आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन ईच अदर एंड ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। अब उसको कंप्रेस करके देखिए, दबा के देखिए कि क्या वो कंप्रेस हो रहा है। ऑल द एबव आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ऊपर जो भी आपने मटेरियल या फिर आर्टिकल्स लिए हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड के एग्जाम्पल। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। सबके पास क्या है? पेन ले लीजिए, तो पेन का एक डेफिनेट शेप है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री, जब आप इसको पेपर पे रख के इसके आउटर बाउंड्री को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो इसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज निकल के आएगी। इसका एक फिक्स वॉल्यूम होगा, तो दैट इज़ हैव द नेग्लिजिबल। और इसको आप कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। प्रेस करके देखिए, आप कहीं से भी इसको प्रेस नहीं कर पाएंगे, है ना। हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो सॉलिड की ये कैरेक्टरिस्टिक है, टेंडेंसी है कि आप उसको बाहर से अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप जो है वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है। आप पेन को कितना भी दबा लीजिए तो उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड का जो सॉलिड जो है अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट सकता है, लेकिन उसकी शेप में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। इसीलिए सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड होता है, रिजिड इन दे आर रिजिड इन नेचर। कंसीडर द फॉलोइंग। हाँ, व्हाट अबाउट द रबर बैंड।
लेकिन अगर आप रबड़ बैंड को ले लीजिए और उसको स्ट्रेच करके देखिए तो क्या उसकी शेप में चेंज नहीं आया? तो क्या ये सॉलिड नहीं? अगर इसकी शेप में चेंज आ गया तो ये तो सॉलिड की ये जो हमने ऊपर पढ़ा है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? सॉलिड नहीं होना चाहिए। तो व्हाट अबाउट शुगर और सॉल्ट? अब ये शुगर और सॉल्ट को ही ले लीजिए, वो तो पानी में घुल जा रहा है। जार्स दीज टेक्स द शेप ऑफ द जार एंड दे आर सॉलिड। व्हाट अबाउट द स्पंज? अब तीसरा जो हम लेना, स्पंज को लीजिए, आप उसको कंप्रेस करके देखिए तो क्या हम उसे प्रेस नहीं कर पाते हैं? तो अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। ठीक है, तो जो रबर बैंड है अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन अगर हम उस पर से फोर्स हटा देते हैं तब वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है। द एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, अगर हम उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो रबर बैंड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। तो द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स। लेकिन ये जो मान लीजिए कि हमने शुगर लिया या फिर सॉल्ट लिया तो ये क्या है? क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, इनका शेप जो है फिक्स्ड होता है। वेयर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन द प्लेट और इन अ जार, या मान लीजिए कि अगर हम इसे या फिर हाथ पे लेके देख लें या फिर प्लेट में डाल के देख लें या जार में डाल दें तो सभी जगह इनका शेप क्या होगा? सेम रहेगा। अ स्पंज हैज़ माइन्यूट होल्स, आपने देखा होगा कि स्पंज के बीच में क्या होता है? होल्स होता है, छोटे छोटे होल्स बने होते हैं इन विच जो है कि एयर ट्रैप्ड हो जाता है, जिसमें कि हवा भर जाती है। एंड जब हम उसको प्रेस करते हैं तो हवा जो है उसमें से बाहर आ जाती है एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और इस तरह से हम उसको क्या कंप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं द लिक्विड स्टेट पे। अब यहाँ पे है एक्टिविटी 1.10। वाटर, जो भी हमारा पानी है, लिक्विड का एग्जांपल देख सकते हैं कि पानी हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सभी क्या है? लिक्विड की फॉर्म में हमारा। तो कंटेनर्स ऑफ द डिफरेंट शेप। अब यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ आपको ये लिक्विड कलेक्ट करना है, फिर कुछ कंटेनर लेना है अलग अलग शेप का, और उसमें 50 ml जो है मार्क ऑन दीज कंटेनर, 50 ml का मार्क कर दीजिए इन कंटेनर के ऊपर यूजिंग द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। एंड व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर? अगर हम इन सब लिक्विड को फ्लोर पे गिरा के देखें तो क्या होगा? Measure 50 ml of any one of the liquid and transfer it into the different container one by one। हमें क्या करना है? 50 ml क्वांटिटी में मेज़र करना है और उसको अलग अलग कंटेनर में डालना है। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? क्या वॉल्यूम सेम रहेगा? डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम? क्या लिक्विड का शेप जो हमने अलग अलग कंटेनर में डाला है तो क्या एक जैसा ही दिख रहा है हमें शेप उसकी? व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजीली? क्या हम एक एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में अगर हम लिक्विड को पोर करना चाहें तो क्या वो काम हम आसानी से कर सकते हैं? तो यस। तो वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया एबव एक्सपेरिमेंट की से कि लिक्विड का जो है कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन उसका वॉल्यूम अगर हमने उसको 50 ml लिया है तो वो 50 ml ही रहने वाला है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, और वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें कि हम उसे रखते हैं। लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप, लिक्विड क्या करती है? फ्लो करती है और वो अपने शेप में बदलाव करती है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिजिड नहीं है। Refer to activities 1.4 and 1.5 where we show that solid and liquids can diffuse in liquids। जो सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, ठीक है, मिक्स हो सकते हैं लिक्विड में। एंड द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूजेस एंड डिजॉल्व इन वाटर, जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वो क्या होते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ। दीज गैसेज स्पेशली जैसे कि ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स। तो इसी तरह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो जो जैसे कि वो तो पानी में रहते हैं तो वहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलता है? वो ऑक्सीजन कैसे ले पाते हैं? जो एटमॉस्फेरिक एयर जो हमारा वाटर में जो मिक्स है उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो इस तरह से वो वहाँ पे पानी के अंदर भी सर्वाइव कर पाते हैं।
ऑल द लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर द सर्वाइवल, सभी बिना सांस लिए तो कोई रह नहीं सकता, तो इसलिए द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर। इसीलिए जो है जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं हमारे और या फिर प्लांट हैं वो पानी के अंदर भी क्या कर पाते हैं, ब्रीदिंग कर पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। जो ऑक्सीजन है जो डिसॉल्व है पानी के अंदर उससे उस वहाँ से वो ऑक्सीजन लेके ब्रीथ कर पाते हैं। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो सॉलिड लिक्विड और फिर गैसेस है वो क्या हो सकती हैं, लिक्विड के साथ डिफ्यूज़ हो सकती हैं, मिल सकती हैं, इंटरमिक्स हो सकती हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ द लिक्विड इज़ हायर दैन द दैट ऑफ द सॉलिड। यानी अगर हम लिक्विड में लिक्विड को मिक्स करें तो वो आसानी से जल्दी डिज़ोल्व हो सकता है, जल्दी डिफ्यूज़न रेट जो होगा उसका मिक्स होने का जो रेट है वो फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो। This is due to the fact that the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to the particle in the solid। यहाँ पे इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि लिक्विड के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अगर हम किसी सॉलिड को लें और उनके बीच उनके पार्टिकल्स के पार्टिकल के बीच का जो गैप देखें तो वो कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट इज़ द गैसेस स्टेट। Have you ever observed a balloon sailor filling a large number of balloons from a single cylinder or the gas? ठीक है, अगर आपने देखा होगा बलून सेलर को जो कि फिल करता है बलून के अंदर गैस, इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून्स ही इज़ एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। तो एक ही सिलेंडर से वो कितनी बलून्स को फिल कर पाता है, तो आप ये पता कर सकते हैं। एज आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, और उस सिलेंडर में कौन सा गैस प्रेजेंट है। यहाँ पे एक्टिविटी है एक देख लेते हैं। टेक थ्री 100 ml syringes एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉक। रबर कॉक से सिरिंज लेना है आपको, ये जो इंजेक्शन का ये लगाने के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है, और आगे उसको रबर कॉक से आगे का जो पोर्शन है उसको आपको बंद कर देना है। ठीक है, रबर कॉक एज शोन इन द फिगर 1.4। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। जो ऊपर का जो पार्ट होता है पिस्टन है उसको क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है। Leaving the syringe untouched, fill water in the second and the pieces of the chalk in the third। तो पहले लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, एक सिरिंज को तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, दूसरे में वाटर फिल करना है एंड पीसेस ऑफ चॉक, तीसरे में चॉक को डाल देना है, चॉक के पीसेस को डाल देना। इंसर्ट द पिस्टन, अब पिस्टन को इंसर्ट कर दीजिए एंड बैक इनटू द सिरिंज, सिरिंज में फिर से पिस्टन को पुट करिए एंड यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन। पिस्टन के ऊपर थोड़ा आप वैसलीन अप्लाई कर सकते हैं बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज। सिरिंज में डालने से पहले आप उस पिस्टन के ऊपर जो है वैसलीन को अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो है मूवमेंट को स्मूथ करे। ठीक है, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन द सिरिंजेस। अब उसके बाद उसको प्रेस करने की कोशिश करिए कंटेंट को, पिस्टन को पुश करके। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस द जब पिस्टन इजीली पुश्ड, कौन से केस में जो है पिस्टन जो है आसानी से प्रेस हो जाएगा। व्हाट डू यू इनफेयर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। तो पहले में आपने क्या लिया था, कुछ भी नहीं लिया था, है ना, खाली था वो। दूसरे में हमने क्या लिया था, वाटर लिया था, और तीसरे में हमने चॉक के पीसेस लिए थे। तो आप किस चीज़ को आसानी से, तो जिसमें एयर प्रेजेंट होगा उसको हम आसानी से पुश कर सकते हैं, उसके बाद हमारा जिसमें वाटर है, और तीसरा जिसमें कि हमने जो हमने चॉक पीसेस लिया उसे उससे प्रेस करने में हमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। तो जिसे हमने आसानी से प्रेस कर दिया, जो जिसमें कि कुछ भी हमने डाला नहीं था, जो कि खाली था बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं जहाँ पे एयर प्रेजेंट था, और जो कि एक गैसेस का एयर क्या है, गैस फॉर्म में होती है, तो उसे हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जैसे एलपीजी का जो सिलेंडर है जो हम हमारे घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और द ऑक्सीजन सप्लाइज टू द हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। इसी तरह से जो हॉस्पिटल्स में जो सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर्स जाते हैं वो सभी कंप्रेस्ड फॉर्म में गैस हैं।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, जिसको फ्यूल की तरह हम आजकल व्हीकल में यूज़ करते हैं, ये सभी क्या है, कंप्रेस्ड गैस का एग्जाम्पल है। ड्यू टू दिस हाई compressibility, लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी compressed into a small cylinder and transported easily। तो क्योंकि हम गैस को जो है बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस, ज़्यादा वॉल्यूम की जो गैस है हम छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके डाल सकते हैं और उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। We come to know what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell of the reaches our nostril। अब किचन में आपकी मम्मा क्या खाना बना रही है उसे आप पता लगा सकते हैं बिना किचन में ही बिना किचन में गए हुए, क्योंकि जो आपकी नोस्ट्रिल में जो स्मेल जा रही है, अरोमा जो जा रहा है फूड का, आप उससे पता लगा सकते हैं कि क्या कुक किया जा रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, और ये स्मेल कैसे रीच कर रहा है, यानी जो गैस पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। द पार्टिकल ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड मिक्सेस विद द पार्टिकल ऑफ द एयर स्प्रेड इन द किचन। जो भी एयर प्रेजेंट है किचन के अंदर, उसके वहाँ पे उसके साथ क्या मिक्स हो जा रहा है, फूड का जो अरोमा मिक्स हो जा रहा है, और वो पार्टिकल्स एक जगह तो रहते नहीं हैं, वो मूव करते रहते हैं, तो रीचेस अस इवन फार्दर अवे, और इस तरह से वो हमारे हमारे नाकों में भी पहुंचता है, स्मेल कर पाते हैं हम उसे। द स्मेल ऑफ द हॉट कुक्ड फूड रीचेज इन आवर अस इन सेकेंड्स, और जो गर्म खाने जो स्मेल होता है, क्योंकि वहाँ से गर्म है उस समय, वो हॉट है, तो वो और ज़्यादा फास्ट तरीके से मूव करता है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेज शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू द अदर गैसेज। क्योंकि गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो बहुत हाई स्पीड पे होता है, उनके बीच पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से दूसरे गैसेस में डिफ्यूज मिक्स हो जाता है, यानी एक गैस का डिफ्यूजन दूसरे गैस के साथ आसानी से मिक्स हो जाते हैं। इन द गैसेस स्टेज द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट अ हाई स्पीड। गैसेस पार्टिकल जो है गैसेस स्टेट में मूव कर सकता है हाई स्पीड पे रैंडमली। ड्यू टू दिस द रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट द अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो इस तरह जो गैसेस हैं वो हिट करते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर को भी हिट करते हैं, and the pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container। तो इस तरह से वॉल्स जो गैस के पार्टिकल हैं वो जिस भी वेसल में रखा हुआ है, उसके वॉल कंटेनर में रखा हुआ है, उसके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे शो किया गया है हमारा ABC में, जो सिस्टम सिमेटिक पिक्चर दिया गया है तीनों स्टेट ऑफ मैटर का। पहले में हमें सॉलिड का दिखाया गया है, सेकेंड में लिक्विड का, और तीसरे में हमें गैसेस का दिखाया गया है। तो सॉलिड का जो आप पार्टिकल्स का यहाँ पे अरेंजमेंट देख सकते हैं, वो बहुत एक दूसरे से बिल्कुल, जो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है बिल्कुल बहुत कम है। फिर उसके बाद लिक्विड का देखते हैं तो उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस हमें विजिबल है, और तीसरे में हम देखते हैं गैसेस में जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी दूर दूर है और उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं इस पिक्चर को देखकर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसे आप ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो मैं लास्ट में एक साथ सारे क्वेश्चंस का अलग से मैं वीडियो बना दूँगी। 1.4 में देखिए, कैन मैटर चेंजेस, इससे क्या मैटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना स्टेट चेंज करता है या नहीं। We also know from our observation that water can exist थ्री स्टेट ऑफ मैटर। जो पानी है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी वो सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर, एंड वेपर जो है वो गैसेस के फॉर्म में, गैस एज वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ द स्टेट। जब ये स्टेट चेंज होता है तो मैटर के अंदर क्या ऐसा होता है। व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ, जब मैटर का अपना स्टेट चेंज करता है तो उस समय मैटर का क्या मतलब, उसके अंदर क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं। हाउ डज द चेंज ऑफ द स्टेट टेक प्लेस, कैसे होता है जो मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। वी नीड टू आंसर टू दीज क्वेश्चंस, इजंट इट, है ना। तो हमें क्या चाहिए, इन सब क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। यहाँ पे देखिए, आगे देख लेते हैं। एक इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द टेम्परेचर।
अगर हम टेम्परेचर में किसी तरह का चेंज लाते हैं तो किस तरह से वो मैटर के स्टेट को अफेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी दिया हुआ है 1.12। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। 150 ग्राम आपको आइस लेना है किसी बीकर में और सस्पेंड अ लेबोरेटरी thermometer on its and that its bulb is in contact with the eyes। आप उसके अंदर क्या डालना है, आपको लेबोरेटरी आपको लैब थर्मोमीटर का यूज़ करना है, ठीक है, ताकि वो उसका जो बल्ब है वो आइस के कांटेक्ट में रहे। इस तरह से आपको ये सेटअप करना है, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर। तो पहले क्या होगा, अगर हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, पहले जो आइस है वो लिक्विड में चेंज होगा। अब जब वो हमें लिक्विड में चेंज हो गया तो उसको फर्दर अगर हम हीट करेंगे तो वो क्या होगा, फिर हमें वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। लो फ्लेम पे आप बीकर को स्टार्ट करिए हीट करना। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। और एग्जैक्ट जहाँ पे आइस मेल्ट होना शुरू होए, एट फर्स्ट जैसे आपने देखा कि आइस मेल्ट होना शुरू हुआ, उस टेम्परेचर को नोट डाउन करिए। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। और उस टेम्परेचर को भी नोट करिए जहाँ पे सारा जो आइस है आपका वो लिक्विड में चेंज हो गया है। Note the temperature where all the ice is converted into water and record your observation for this conversion of the solid to liquid state। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आइस चेंज हो गया लिक्विड में, यानी सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड स्टेट। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट वाइल स्टेरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। ठीक है, अब क्या करना है, ग्लास रॉड को डाल देना बीकर में एंड ग्लास रॉड को डालना है बीकर में वाइल हीटिंग द स्टेरिंग वाटर टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर। थर्मामीटर के आपको ध्यान से देखते रहना है टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड, जबकि पानी जो है वेपोराइज हो गया हो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए फॉर द कन्वर्जन ऑफ द वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द वेपर स्टेट, गैसेस स्टेट। ठीक है, आगे दी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम जो सॉलिड का जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेटर स्पीड, और वो पार्टिकल जो है वाइब्रेट करना शुरू करेगा हाई स्पीड पे। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। और वो जो हमने हीट जो प्रोवाइड की है वो क्या कर देगा, हीट जो प्रोवाइड की है वो फोर्स जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक कर देगा। द पार्टिकल्स लीव्स देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। और जो पार्टिकल है वो मूव करना शुरू कर देगा फ्रीली। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड वहाँ एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू होगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया गया है जिसे आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा स्टेज जहाँ पे वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे जो सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है लिक्विड बनने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड is an indication of the strength of the force of attraction between its particle। यानी वो एक इंडिकेशन है कि वो कितने जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ क्या है किसी भी मैटर का, वो इंडिकेट उसका पता हमें चलता है मेल्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो जिसका जितना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा यानी इसका मतलब है पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग है। The melting point of the ice is 273.15 Kelvin। The process of melting, that is changes to solid state into liquid state, is known as fusion। अब वहाँ पे जो द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग का, जिसमें कि जो सॉलिड स्टेट में अगर कोई चीज़ है और वो लिक्विड स्टेट में चेंज होने जा रही है उसे हम कहेंगे फ्यूज़न। ठीक है, तो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब वो सॉलिड मेल्ट करता है उसका टेम्परेचर सेम हो, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो।
तो जो हीट एनर्जी वो कहाँ गई, जो हमने हीट गर्म जो हमने उसको किया सॉलिड को, तो वो हीट एनर्जी कहाँ गई। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, जब आप मेल्ट कर रहे होते हैं, दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो चेंज नहीं होता आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच, जब मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है जहाँ पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, वहाँ से जो है वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता टिल द ऑल द आइस मेल्ट, जो जब तक जो सारा आइस जो है मेल्ट ना हो जाए। दिस हैपन इवन दाउ वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, चाहे हम जितनी भी हीट उसको सप्लाई करते रहें, तो दिस हीट गेट अप यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो यही हीट कहाँ चली जाती है, वो टेम्परेचर को ना इंक्रीज करके वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने लगती है। एज दिस हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, और यही सारी जो हीट एनर्जी है वो आइस पार्टिकल्स के द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है और वो टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज नहीं दिखाती है वहाँ पे। इट इज़ कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इन टू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज़ नोन एज द लेटेंट हीट, और यही ये जो हीट है वो हिडन हो जाती है बीकर के कंटेंट्स में, जो भी बीकर में हमने को जो भी कंटेंट लिया है, और इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मतलब हिडन, लेटेंट का मतलब क्या हो गया, हिडन हीट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूज़न, और इसी को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूज़न। सो पार्टिकल्स ऑफ द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन द आइस एट द सेम टेम्परेचर। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स है वाटर का उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे हैव मोर उसमें ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू आइस जो है एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द वाटर, जब हम पानी को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, पार्टिकल्स मूव इवन फास्टर, फास्ट मूव करना शुरू कर देता है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कुछ ऐसा सर्टेन टेम्परेचर आता है, ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू, इस टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड जो है गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। अब वो टेम्परेचर जहाँ पे आपका जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फॉर्म अ बल्क ऑफ द लिक्विड गेन्ड इनफ एनर्जी टू चेंज इट इनटू द वेपर स्टेट। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो क्या है, टेम्परेचर क्या है, 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। यू कैन डिफाइन, अब इसे हम केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस को कैसे चेंज करेंगे, 100 डिग्री में हम क्या ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे तो हमारा केल्विन में चेंज हो जाएगा। यू कैन डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन, डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। Particles in the steam, that is why water vapor at 273 have more energy than the water at the same temperature। तो इसी तरह से जो पार्टिकल स्टीम का जो पार्टिकल है उसमें जो वेपर है एट 100 डिग्री सेल्सियस पे उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है। अगर उसी स्टेट में क्या, पानी को अगर उसी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पानी का जो एनर्जी होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम स्टीम की एनर्जी ले तो, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द स्टीम हैव ऑब्जॉर्ब एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वेपर्स में जो उन्होंने क्या किया, उसके वेपर्स के जो पार्टिकल हैं उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 चीज़ें दी हुई हैं। अब सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को फर्दर हीट करेंगे तो गैसेस स्टेट में चेंज होगा।
अब हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स चलते हैं तो गैसेस को अगर कूल करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को कूल करते हैं तो वो सॉलिड और बन जाता है। सो वी इन्फेयर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू वन स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हम इन ये पूरे एक्सपेरिमेंट से ये पूरे कंक्लूजन क्या मिलता है हम इन सब चीज़ों से, कि जो हमारा मैटर का जो हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं अगर टेम्परेचर उसके टेम्परेचर में चेंज लाए। तो जो टेम्परेचर हम सप्लाई कर रहे हैं उनको, अगर उनके टेम्परेचर में अगर हम टेम्परेचर में चेंज लाते हैं तो हम स्टेट में भी चेंज ला सकते हैं। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस states from changes states from solid to liquid and form liquid to गैस एंड अप्लीकेशन ऑफ हीट। अगर हमारे हमने क्या सीखा कि जो भी सबस्टांस हमारे आसपास हैं, तो हम सभी के साथ तो हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अराउंड अस चेंजेस एक स्टेट से दूसरे एक स्टेट यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, और लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है अगर हम उसको हीट अप्लाई करें तो। बट देयर आर सम ऑफ द चेंजेस डायरेक्टली, बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी सबस्टांस है जो सीधा सॉलिड से क्या चले जाते हैं, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, या फिर उल्टा हो सकता है, या गैसेस से सीधा सॉलिड में आ जाए, बीच का जो लिक्विड है, लिक्विड स्टेट है उसमें ना जाए। ठीक है, तो वाइस वर्सा हो सकता है, चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। टेक सम, जैसे कि आप कैम्फर का एग्जांपल है, अगर आप कैम्फर को बर्न करते हैं तो वो क्या होता है, सीधा सॉलिड में रहता है, और जब हम बर्न करते हो तो सीधा गैसेस में चेंज हो जाता है। तो क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। कैम्फर को लेना है और उसको क्रश करके चाइना डिश में रखना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल, उसके ऊपर क्या करना है, फनल रख दीजिए ओवर द चाइना डिश। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टीम ऑफ द फनल, स्टेम ऑफ द फनल, ऊपर की तरफ क्या उसको कवर कर देना, कॉटन लगा देना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो ये जो फिनोमेना है, जिसमें कि ये जो प्रोसेस है जिसमें कि एक सॉलिड सीधा गैसेस में चेंज हो जा रहा है, इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पे जो सेटअप आप देख रहे हैं, कैम्फर लिया हुआ है, अब और यहाँ पे चाइना डिश में हमने कैम्फर लिया हुआ है, फिर कैम्फर यहाँ पे वेपर की फॉर्म में हीट कर रहे हैं उसको, तो वेपर्स बन जा रहा है। ठीक है, फिर ये इन्वर्टेड हमने कॉटन प्लग से हमने उसको क्या कर रखा है, बंद कर रखा है ऊपर से। तो फिर वो जब कूल होगा धीरे धीरे, तो फिर से वो जो है सॉलिडिफाई हो जाएगा उसके साइड्स में। तो नाउ हीट द स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फेयर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। क्या हम इन्फेयर कर सकते हैं, अ चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सब्लिमेशन क्या होता है। तो जहाँ पे जो स्टेट है चेंज हो जाता है डायरेक्टली किसी भी सब्सटेंस का, डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड से गैस में, तो उसे हम कहते हैं विदाउट चेंजिंग, और वो उस समय लिक्विड में चेंज नहीं होता, और उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। एंड द डायरेक्ट चेंज टू, या फिर गैस से सीधा लिक्विड में चेंज हुआ है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, सॉरी गैस से सीधा सॉलिड में चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है, जब ये प्रोसेस रिवर्स होगा तो हम इसे डिपोजिशन कहेंगे। 1.42 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हमने देखा कि क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम टेम्परेचर में चेंज लाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या इफेक्ट आएगा सब्सटेंस में अगर हम उसको प्रेशर में चेंज लाते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ द मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मैटर में जो डिफरेंस आता है वो किस वजह से आता है, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट प्रेशर पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस गैस। तो क्या होगा अगर हम जो है गैस को कंप्रेस करना शुरू करें, इनक्लोज इन अ सिलेंडर वी विल द पार्टिकल्स कम्स क्लोजर। जब हम गैस को कंप्रेस करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ पास पास आना शुरू हो जाता है। डू यू थिंक दैट द इंक्रीज और द डिक्रीज इन द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। तो आपको क्या लगता है कि अगर प्रेशर को डिक्रीज करें या फिर प्रेशर को बढ़ाएं तो उससे जो मैटर के स्टेट में कोई चेंज आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो पार्टिकल्स जो है मैटर के वो एकदम पास पास आ जाता है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, अब प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें,
टेम्परेचर को कम कर दें तो कोई भी गैस को हम लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। यू हैव हर्ड द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 के बारे में आपने सुना होगा। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसे हम क्या करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में रखा जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा एट 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। और वहाँ पे वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा। विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड इट विल चेंज इनटू गैसेस फॉर्म। ठीक है। दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसी कारण जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। तो यहाँ पे 1 मार्क्स का एक MCQ बन सकता है कि किससे हम ड्राई आइस कहते हैं, या फिर ड्राई आइस क्या है, तो वो क्या है हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा। Thus we can say that the pressure and the temperature determine the state of the substance। तो कोई भी सब्सटेंस का जो स्टेट होता है उसे कौन डिटरमाइन करता है, उसके जो प्रेशर लग रहा है या फिर उस टेम्परेचर, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये लिक्विड, सॉलिड और कुछ भी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड से अगर गैस की में चेंज हो जाता है कोई सब्सटेंस तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। अब गैस से लिक्विड में चेंज हो तो कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो, लिक्विड से सॉलिड तो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो फ्यूज़न, लिक्विड से गैस में चेंज हो वेपोराइजेशन, और गैस से अगर सॉलिड में चेंज हो तो डिपोजिशन। तो इसे आप याद रखिएगा, इसको इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इवापोरेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज इवापोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर? क्या हमें हमेशा ज़रूरत होता है कि हम प्रेशर अप्लाई करें, टेम्परेचर चेंज करें ताकि मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो सके? कैन कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। अब कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं जहाँ पे जो है लिक्विड वो डायरेक्ट बिना बॉइलिंग पॉइंट पे रीच किए ही क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है। वाटर विच लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। जो भी हम पानी अगर मान लीजिए कहीं पे भी है, खुले में रखा हुआ है, चाहे ठीक है, तो मान लीजिए कि बारिश हुई, बारिश तो बहुत सारे पडल बन गए आपके आसपास, तो कुछ दिनों बाद आप देखिएगा कि जैसे धूप निकलेगा तो पानी क्या होगा, पानी आपको वहाँ से सूखा हुआ नज़र आएगा, वहाँ पे पानी नहीं दिखाई देगा। दूसरा एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि जो आप कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो वो क्या होता है, वो सूख जाता है ना। गीले कपड़े जो है आप थोड़ी देर सनलाइट में रख दीजिएगा तो आपको फिर सूखा हुआ मिलता है। व्हाट हैपन टू द वाटर इन द अबव 2 एग्जाम्पल्स? तो वहाँ जो पानी प्रेजेंट था वो क्या हुआ उसका? तो वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर रेस्ट। जो पार्टिकल्स होता है किसी भी जो पार्टिकल है मैटर का, वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहता है, वो हमेशा मूव करते रहता है। एट गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देर आर पार्टिकल्स विच डिफरेंट अमाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ। अब जहाँ भी पार्टिकल्स में क्या है, अलग अलग तरह का काइनेटिक एनर्जी है। इन द केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड में अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस लिविंग द हायर काइनेटिक। जो भी लिक्विड के केस में क्या होता है, जो सरफेस पे जो पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा एट्स कंपेयर टू जो कि नीचे की तरफ है। इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो वो आसानी से, हल्का सा भी अगर उनको हीट मिलेगा तो वो क्या होगा, आसानी से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ब्रेक कर सकते हैं वो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, और वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस फिनोमिना को, जहाँ पे लिक्विड चेंज होता है वेपर में एट एनी टेम्परेचर बिलो, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बिलो है बॉइलिंग पॉइंट से, उसे हम कहते हैं इवापोरेशन। उसे हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन। तो इस टर्म को भी आप याद रखिएगा, डेफिनेशन मस्ट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। नाउ कम टू
टॉपिक 1.51 फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। अब वो कौन कौन से फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, जो इवापोरेशन वाले टॉपिक से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्या फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द एक्टिविटी। यहाँ पे एक एक्टिविटी है 1.14, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आपको 5 ml वाटर लेना है एंड उसको रख देना है अपने विंडो के पास और अंडर अ फैन, या फिर पंखे के नीचे रख दीजिए। 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर द विंडो और अंडर अ फैन। 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश में लेना है एंड कीप इट इनसाइड द कबर्ड, यानी आपको किसी अलमीरा के अंदर रख देना है और शेल्फ पे रख देना है क्लास के अंदर। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर को आप रिकॉर्ड करिए एंड रिकॉर्ड द टाइम और द डे टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। रिपीट द अबव 3 स्टेप ऑफ द एक्टिविटी ऑन द रेनी डे। इसी एक्टिविटी को आपको रेनी डे में भी करना है। आप ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। व्हाट डू यू इन्फेयर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन द इवापोरेशन। तो इन सब फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इवापोरेशन पे, या फिर सरफेस एरिया का, या फिर विंड वेलोसिटी का। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज है। अब ये जो पैसेज आ रहा है यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, कि इनमें से इवापोरेशन से को कौन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो पहला देखिए कि एन इंक्रीज सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट पड़ता है इवापोरेशन पे। तो वी नो दैट इवापोरेशन इन अ सरफेस इज अ सरफेस फिनोमेना। हमने देखा कि पानी का जो ऊपर का जो लेयर है, जो टॉप पे रहेगा पानी के पार्टिकल्स, वो क्या होंगे, आसानी से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, पार्टिकल के बीच का फोर्स को, ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे और वो इवापोरेट हो जाएंगे। तो सरफेस फिनोमेना है एक तरह से। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द इंक्रीज, अगर हम उस सरफेस को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो वहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन भी जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि पुटिंग क्लोथ, जैसे कि हम क्या कपड़े, दो कपड़ा, गीला कपड़ा अगर वेट क्लोथ लेते हैं, तो एक को पूरा हम झाड़ के अच्छे से स्प्रेड करके अच्छे से पूरा फैला के अगर डालते हैं, और दूसरे को बस जस्ट हम ऐसे रख देते हैं जैसे तैसे, ठीक है, बिना उसको स्प्रेड किए, तो कौन सा जल्दी सूखेगा, हमारा जो हमने स्प्रेड किया है वो आसानी से जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, तो एन इस तरह से जो अगर सरफेस एरिया हमने इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी हमारा इंक्रीज होगा, इतना ध्यान में रखना है आपको। सेकेंड इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब क्या असर पड़ता है इवापोरेशन पे। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स जो है इनफ काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और वो वेपराइज हो जाएंगे, या फिर वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट इज अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करते हैं। अगर पहले से ही ह्यूमिडिटी क्या होता है, द प्रेजेंट ऑफ वाटर वेपर्स अराउंड इन द एयर, इन आवर एटमॉस्फेरिक एयर। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अगर ऑलरेडी वहाँ पे ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, तो इवापोरेशन का रेट क्या होगा, कम होगा, है ना। तो अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करते हैं तब हमारा इवापोरेशन विल गेट फास्टर। अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करते हैं, द ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अगर हमारे आसपास का जो है अराउंड अस जो एयर है वो होल्ड करता है ज़्यादा, मोर दैन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर गिवन टेम्परेचर, इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई, तो इवापोरेशन का रेट क्या होगा, डिक्री। अगर ऑलरेडी पहले ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एयर में, पानी की जो वाटर वेपर्स की मात्रा जो ज़्यादा है हमारे आसपास, तो वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, है ना। तो अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करते हैं तब हमारा इवापोरेशन का जो रेट होगा वो इंक्रीज होगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर हम हवा की स्पीड को बढ़ा दें तब क्या होगा। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट ड्राई फास्टर, क्लोथ जो है जल्दी सूखते हैं विंडी डे में एज़ कम्पेयर टू अगर जो हवा नहीं चल रही हो। तो विद द इंक्रीज, अगर हम विंड की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, जो पार्टिकल्स होगा वाटर वेपर का मूव अवे फ्रॉम विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको इवापोरेशन का ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक 1.5 ठीक है, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। अब जो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा।
इन एन ओपन वेसल, मान लीजिए कि कोई खुला बर्तन है, द लिक्विड कीप ऑन इवापोरेटिंग, उनमें से वो जो पानी है वो क्या होता है, इवापोरेट होते रहता है. द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर लिक्विड एब्जॉर्ब्ड एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन, एंड दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड. अब क्या हो जाए, पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, जो पार्टिकल लिक्विड का जो पार्टिकल है वो सराउंडिंग से क्या ले रहा है, एनर्जी ले रहा है. फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग, जो भी एनर्जी उनका लॉस्ट हुआ है इवापोरेशन के ड्यूरेशन में, उस एनर्जी को वो सराउंडिंग से अब्जॉर्ब कर रहा है. दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, अब जब ये सराउंडिंग से जब एनर्जी लेता है पार्टिकल्स, तब ये क्या कूलिंग, सराउंडिंग को क्या करता है, कूल करता है. ठीक है. तो व्हाट हैपन व्हेन द पोर सम एसीटोन, जब हम नेल पॉलिश लगाते, रिमूवर लगाते हैं हमारे पाम पे, तो क्या करता है, एक कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है. द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाम, पाम से हमारी एनर्जी ली उसने, और सराउंडिंग एंड इवापोरेशन हुआ वहाँ पे, और वो क्या कॉज क्या क्या, पाम को हमारे कूल फील कराएगा. आफ्टर अ सनी डे, जैसे ही धूप, गर्मी का दिन अगर हो, लोग स्प्रिंकल करें कुछ रूफ टॉप पे वाटर, ठीक है, रूफ टॉप पे पानी छिड़कते हैं ना रूफ को ठंडा करने के लिए, और एन ओपन ग्राउंड becomes the large latent heat of the vaporization of the heat water helps to cool the hot surface. तो इस तरह से हम क्या, उस सरफेस को कूल करते हैं. कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल, क्या आप और एग्जाम्पल दे सकते हैं डेली लाइफ से. तो वाई द समर वियर, जैसे कि हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर सीजन में. ड्यूरिंग समर सीजन वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल. ठीक है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है हमारी बॉडी में. तो वी नो दैट द ड्यूरिंग द इवापोरेशन पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जो भी सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं, from the gain energy from the surrounding or the body surface and changes into vapor, वेपर में चेंज हो जाते हैं. तो इससे हम जो हीट एनर्जी है इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन हो जाता है, एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, लिविंग द बॉडी कूल, और इस तरह से क्या, कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है. कॉटन बीइंग अ गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन क्या है, एक अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का, एंड हेल्प एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर द ईजी इवापोरेशन, और ये एब्जॉर्ब करके फिर उसे क्या, एक्सपोज कर देता है एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे आसानी से इवापोरेशन हो जाता है. वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, जब हम किसी ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, जब हम किसी ग्लास में ठंडा पानी लेते हैं गर्मी के सीज़न में, आप देखिएगा तो क्या होता है, हमें क्या दिखता है, ग्लास के सरफेस के ऊपर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. तो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, सून वी विल सी द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर. द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो भी वाटर वेपर बाहर एटमॉस्फेयर हवा में जो प्रेजेंट है, वो जब वो ग्लास के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, कूल होके वो लिक्विड में चेंज हो जाता है. कोल्ड ग्लास ऑफ द वाटर लूजेज एनर्जी, वहाँ पे एनर्जी लूज करते हैं, एंड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, वो किस में, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं. इसीलिए हमें ग्लास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. ठीक है. आप यहाँ पे व्हाट वी हैव, एक आप उसका भी एग्जांपल लिख सकते हैं अर्दन पॉट का, कि गर्मी के सीज़न में जो है अर्दन पॉट में हम पानी रखते हैं, तो वो क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट, वो भी इवापोरेशन की वजह से उसमें पानी जो है ठंडा होता है. ठीक है. अब यहाँ पे व्हाट डू यू हैव लर्नड, अब यहाँ हम समरी पे आ जाते हैं. पहला हमने क्या सीखा कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जितने भी मैटर हैं वो क्या, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं. द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, जो मैटर हमारे आसपास है वो 3 स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम सॉलिड, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के बीच में, सबसे ज़्यादा वो सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, और फिर उससे सबसे कम जो है गैसेज में होता है. The space between the constituent particles and kinetic energy of the particles are minimum in the solid. kinetic energy जो होता है और constituent particle और space जो होता है constituent particle के बीच में, वो solid में सबसे कम होता है, फिर liquid में थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, और gases में maximum होता है. ठीक है. Arrangement of the particles in the most order, in the case of solid, in the case of liquid, layers and particles can slip and solid over each other, while of the gases there are no order, particles just move about randomly.
द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, जो स्टेट है हम चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड से गैस कर सकते हैं। कैसे गैस, अगर हम उसके टेम्परेचर में या फिर प्रेशर में चेंज ला के हम स्टेट्स में भी चेंज ला सकते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन वो स्टेट होता है, वो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन चेंज इनटू गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू द गैसेस स्टेट से अगर डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, उसे हम कहते हैं डिपोजिशन, जो कि हमने कैम्फर के केस में पढ़ा था, सब्लिमेशन और डिपोजिशन दोनों ही। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमिना है जिसमें कि पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क होल ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू, जो बल्क में जब वो वेपर में चेंज होते हैं तब वो बॉयल करना शुरू हो जाते हैं। वेपराइजेशन इज अ surface phenomena. Evaporation, sorry, what I'm saying, इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवापोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है जहाँ पे हम पार्टिकल्स जो है सरफेस पे वो ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं सराउंडिंग से, और वो क्या जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे और वो लिक्विड से चेंज हो जाएंगे वेपर स्टेट में। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड अपॉन द, जो रेट ऑफ इवापोरेशन वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, इन सब पे डिपेंड करेगा। इवापोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज अमाउंट ऑफ हीट, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि रिक्वायर करती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स टू रिमेंबर। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वांटिटी दिया हुआ, उसके आगे उसकी यूनिट दी हुई है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया हुआ, और उसके आगे यहाँ पे सिंबल। तो पहला हम देख लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन एंड सिंबल कैपिटल के। लेंथ यूनिट मीटर, सिंबल स्मॉल एम। मास यूनिट किलोग्राम, सिंबल kg। वेट न्यूटन, एन कैपिटल एन। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, एम के ऊपर एम क्यूब। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, kg पर मीटर क्यूब। प्रेशर पास्कल, और PA से हम उसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।